बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। अब किस्त 139 मुलाहिजा फरमाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर करें। अभी मैं किसकी इजाजत से गया था और अगर मैं भी इलेक्ट्रिक के साथ चला जाता तो कौन मुझे रोकता। यूसुफ मेरी बेखबरी और तुम दोनों पर जरूरत से ज्यादा एतमाद था। पास ही मुझे गन पॉइंट पर ले गया था। तुम्हारे मातहत भी तुम्हारी तरह मस्करे हैं। इसे पूछो वो गन कहाँ है जिसके जोर पर मैं इसे लेकर गया था, बल्कि इसे बताओ कि इस किस्म के चूहों के लिए मुझे गन की जरूरत नहीं है। जानगरी ने कहर आलूद नजरों से उसे घूरा। तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगा। मैं जानगरी के साथ उसके घर तक आया। इसका मूड बुरी तरह ऑफ था और वो इलेक्ट्रिक को गालियां दे रहा था। वो कुत्ते का बच्चा खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। वो कैसे? ऑर्गेनाइजेशन वाले सुकून से नहीं बैठेंगे, शिकारी कुत्ते की तरह हमारी खोज में होंगे। ये तो है, ऑर्गेनाइजेशन वाले खसलत में कुत्तों से मिलते हैं। मैंने उसकी तायद की। खिलाफे तो अक्का जानगरे भड़का नहीं था, वो कुछ सोचने लगा था। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इलेक्ट्रिक चला गया, चाहते तो तुम भी उसके साथ चले जाते, वापस क्यों आए? ये दुरुस्त है, मैं चाहता तो उसके साथ चला जाता, लेकिन मैं दो वजूहात की बुनियाद पर वापस आया। एक तो ये कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन से बचने के लिए तुम्हारा ताउन दरकार है। दूसरा, मैं चुपके से नहीं जाना चाहता था। तुमने मुझ पर एतमाद किया, मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता था। सच कह रहे हो? उसने बेयकीनी से कहा। इसके सिवा कोई और वजह हो सकती है तो तुम बताओ, मैंने मुलायमत से जवाब दिया। जानगरे ने चीख कर कैरल को आवाज दी, मेरे लिए विस्की लाओ और रमदान से कहो आतिशदान जलाए। बुलंदी पर होने की वजह से मकान बराह रास्त यख हवाओं के जद में था और बाकायदा सर्दी महसूस हो रही थी। कैरल ऊपर से इसके लिए विस्की की बोतल और 2 अदद जाम ले आई। वो खासी सर्दी के बावजूद चामे से बाहर हो रही थी। मकामी खदोखाल के बावजूद उसकी तवील कामत और अखरोट रंग बाल बता रहे थे कि इसके खून में किसी सफेद नस्ल की मिलावट है। गालबन उसकी मां सफेद फाम थी। तुम यहां से दफा हो जाओ। जानगरे इस पर घुराया तो वो खामोशी से अपना जाम उठाकर पी गई। मैंने जानगरे की तरफ देखा। क्या तुम इस पर एतबार करते हो? मैं किसी पर एतबार नहीं करता। उसने बोतल से विस्की उंडेली। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। तुम 1.5 साल बाद इससे मिले हो। क्या इस दौरान में ये पूरी तरह तुम्हारी वफादार रही है? क्या इस अरसे में इस घर और तुम्हारे कारोबार की निगरान यही रही? यही निगरान थी, मगर ये अकेले कुछ नहीं कर सकती। अगर रांगड़ और तोकफीर को साथ मिला ले तो और बात है। फर्ज करो इसने रांगड़ और तोकफीर को भी साथ मिला लिया तो हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन इस जजीरे से इतनी दौलत नहीं मिलती कि इसके लिए ये मुझसे गद्दारी करें। मैं इन्हें ज्यादा तनख्वाहें देता हूँ। यार तुम अहमक हो या समझना नहीं चाहते। बूढ़े बच्चे, ये लोग तुम्हारे इस मलकीती जजीरे को मरकज बनाकर कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। भांडा फूटा तब भी इल्जाम तुम्हारे सर आएगा। बल्कि मुझे यकीन है ये स्मगलिंग का धंधा तुम्हारे नाम ही से कर रहे होंगे। स्मगलिंग? जानगरे उछल पड़ा था। बकवास करते हो तुम। ये दुरुस्त कह रहा है। अचानक ही कैरल सामने आई थी। इसके हाथ में दबा इशारिया 33 का ब्रेटा छोटा लेकिन मोहलक था और इसके पिस्तौल पकड़ने के अंदाज से लग रहा था किसी निशाने पर आपूर है। हम स्मगलिंग का काम तुम्हारे नाम से करते हैं। हमारा शुमार कारकुनों में होता है। बड़ी मछली तुम हो। कुत्तिया। जानगरे ने दांत पीस कर जाम उस पर खींच मारा। वह सुकून से एक तरफ हो गई। बचते हुए उसकी नजरें एक लम्हे के लिए हम पर से नहीं हटी थीं। उसने अपने स्कर्ट की जेब से एक छोटा सा मोबाइल नुमा आला निकाला और उसका बटन दबाकर बोली, रांगड़ तोकफीर अंदर आओ। मैंने इन्हें काबू कर लिया है। तुम रमदान और उसकी बेटी को देखो। कैरल, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। जानगरे घुराया। तेज से उसकी हालत बुरी हो रही थी। अगर कैरल के हाथ में पिस्तौल ना होता तो अब तक इस पर झपट चुका होता। 1 मिनट बाद रांगड़ और तोकफीर दंदनाते हुए अंदर आए। तोकफीर के पास खुदकार 20 बोर राइफल थी। क्लाशनकोव की ये सबसे छोटी और ये सबसे बेहतर किस्म थी। रांगड़ मेरी तरफ लपका और उसने बिला तवक्कुफ मेरे मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश की और जवाब में अपना मुंह दिखाने तोकफीर के कदमों में जा गिरा। उसने मेरे पांव पर ब्रस्ट मारा। अगर मैं उछल कर पीछे ना होता तो मेरे पांव छलनी हो जाते। वो गुराया, अब की हरकत की तो छलनी कर दूंगा। कैरल, इन लोगों को काबू में रखो। मैंने औरत की तरफ देखा। रांगड़ एक बार फिर गैंडे की तरफ फुनकारता मेरी तरफ आने के लिए पर तोल रहा था, लेकिन कैरल ने इसे रोक दिया। अपनी जगह रहो, बल्कि जाओ रमदान और इसकी बेटी को ले आओ। फायर की आवाज सुनकर वो फरार हो गए तो मसला बन जाएगा। रांगड़ ने मुंह बनाया और हकारत से बोला, तुम बिला वजह डरती हो। इस जजीरे पर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो निशिस्तगाह से चला गया था। कुत्ते का बच्चा। कैरल ने रांगड़ को गाली थी। कैरल, ये सब क्या है? जानगरे ने इस बार नर्म लहजा में कहा था। अफसोस कि यह सब तुम पर खुल गया। अगर यह शख्स बिला वजह हमारी खोज ना लगाता तो फिर वैसा ही चलता रहता। तुम चंद हफ्ते या चंद महीने ऐश करके चले जाते
और उसके बाद हमारा धंधा ऐसे ही चलता रहता, मगर अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इस दौरान में रांगड़ रमजान और उसकी बेटी को धकेलते हुए अंदर आया था। रमजान एहतजाज कर रहा था और उसकी बेटी सोमिया दहशत से रो रही थी। रांगड़ उसे धकेलते हुए जानबूझकर बेहूदगी कर रहा था। ये पिछले दरवाजे से फरार हो रहे थे। इन लोगों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, इनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। पियर, तुम अपना मुंह बंद रखो, कैरल ने प्यार से कहा था और जानगरे के मुंह से मुगलजात उबल पड़ी थी। मैं देख लूंगा तुम सब बदमाशों को, तुम्हें अभी तक नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। रांगड़ सामने आया और जानगरे की आंखों में झांका। साहब, तुम कोई भी हो, आम आदमी की तरह एक गोली से मर जाओगे। हाँ, लेकिन मेरी मौत खासी महंगी पड़ेगी, तुम्हारी नस्लें तक मिट जाएंगी। जानगरे सफाकी से बोला, मगर उसके लहजे का इन लोगों पर खास असर नहीं हुआ था। सिर्फ कैरल के चेहरे पर चंद लम्हे तफक्कुर नजर आया था। फिर उसने रांगड़ और तौकफीर को हुक्म दिया कि इन दोनों को स्टडी रूम में बंद कर दो। तौकफीर ने राइफल लहराई। चलो साहब अंदर। वो हमें स्टडी रूम तक लाया। स्टडी मकान के वस्त में थी और इससे बाहर आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा था। इसके अलावा सिर्फ एक रोशनदान था जिससे बिल्ली से बड़ा जानवर नहीं गुजर सकता था। कैरल अंदर आई थी तो उसने तनकीदी नजरों से चारों तरफ देखा और जानगरे से कहा, डियर, अब तुम आराम करो, मुमकिन है रात भर मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला कर लूं। वो दरवाजा बंद करके चली गई थी। इन्होंने रमजान और उसकी बेटी को यहां बंद नहीं किया था और मुझे खास तौर पर सोमिया की फिक्र थी। रांगड़ उसे बहुत गलीज नजरों से देख रहा था। उसकी नजरें उस मासूम सी लड़की के बारे में गलीज मंसूबे बनाती मालूम हो रही थी। जानगरे अपनी सोचों में गलता था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग मुझे इस तरह इस्तेमाल करेंगे। काल्बनी से मकाफाती अमल कहते हैं। मैं नरमी से कहा, यूसुफ, खुदा के लिए कभी तो तंज मत किया करो। उसने भन्ना कर कहा, इस मुसीबत से निकलने के लिए कुछ सोचो, वरना इनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। क्या सोचूं? ग्रे, तुमने ये मकान खुद बनवाया है तो अपने लिए अपना पिंजरा बनवाया है। मैंने स्टडी रूम में हर तरफ देखा, इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दरवाजा भी ठोस सागवान का है, बस पांती से भी नहीं टूटेगा। जानगरे ने सर्द आह भरी, तुमने सही कहा, यह चूहेदान मैंने खुद अपने लिए तैयार किया है। क्या यहाँ पर ऐसी शय नहीं है जिससे ताला खोदा जा सके या इसे तोड़ा जा सके? मगर आधे घंटे तक सारी स्टडी रूम को खंगालने के बाद कोई ऐसी शय दस्तयाब नहीं हुई। कई पेपर कटर, आल पिन और स्टेपलर्स जैसी चीजें थीं, मगर इनसे ताला नहीं खोला जा सकता था। वहां सिवाय किताबों के कुछ नहीं था। यहाँ एक मेज और कुर्सी थी। बाहर सन्नाटा था। अचानक मुझे रमजान के चिल्लाने की आवाज आई, साथ ही सोमिया की चीखें सुनाई थी। ये क्या हो रहा है? मैंने इस तरह से पूछा। वो हरामजादे शायद लड़की पर दस्तराजी कर रहे हैं। जानगरे होंठ काटते हुए बोला, रौबेदान इनसे कह रहा है कि लड़की को हाथ ना लगाएं। अचानक एक दबे दबे से फायर की आवाज आई और रमजान की आवाज बंद हो गई थी। मेरा दिल एक लम्हे को रुका था। सोमिया की चीखें मजीद बढ़ गई थी। मैंने दरवाजा पीट डाला। चीख चीख कर इन्हें आवाजें दी, बदतरीन गालियों और धमकियों से नवाजा, मगर इनके कानों पर शैतान ने हवस की पट्टी बांध दी थी। वो खुद शैतान बन गए थे। सोमिया की चीखों में ऐसा कर्ब था कि मुझे अपना दिल बैठता हुआ बल्कि फटता हुआ महसूस हुआ। इस वक्त मेरी कैफियत ऐसी जनूनी हो रही थी कि वो मेरे हाथ आ जाते तो मैं दांतों से उनका रेशा रेशा उधेड़ देता। मैंने जानगरे का गिरबान पकड़कर धाड़ कर कहा था, जलील शख्स, ये तेरे पाले हुए कुत्ते हैं जो इस मासूम लड़की की रूह को ताग तार कर रहे हैं। यूसुफ, होश में आओ। जानगरे भी चिल्लाने लगा था, इसमें मेरा कसूर नहीं है। फिर किसका है? शायद मेरा ही है। जानगरे ने सर झुकाया तो मेरा उबाल सर पड़ने लगा था। सोमिया की चीखें थम गई थीं। शायद अजियत और रुसवाइयों की हद से गुजरकर वो होशो आवाज से बेगाना हो चुकी थी। मैं सर थाम कर एक तरफ बैठ गया था। कैसे कैसे अजियतनाक मरहलों से गुजरना पड़ता था कि बाज़-औक़ात जिंदगी की बजाय मौत का नेमत लगने लगती है, मगर मौत भी नहीं आती। मुझसे चंद कदम के फासले पर एक लड़की मिट गई थी। कुछ अरसे बाद उसकी शादी होने वाली थी। उसके बाप की जिंदगी ही नहीं, उसके सारे ख्वाब ही लुट गए थे। शायद वो लड़की भी अब जिंदा नहीं रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। वो लोग जैसे हमें बंद कमरे में बंद करके भूल गए थे। हमें बंद हुए 7 घंटे होने को आए थे। रात 2 बजे खासी देर बाद दरवाजे के बाहर आहट हुई। मैं खड़ा हुआ तो जानगरे मेरे बाजू पर हाथ रखकर बोला, यूसुफ, अकल से काम लेना, वरना ये हमें फौरन मार देंगे। मैं खुद पर काबू रखूंगा। मैंने सरगोशी की, मगर जानगरे ये काबू में आ गए तो तुम शायद दरिंदगी के नए मफहूम से आशना होगे। खुद मेरा भी यही दिल चाह रहा है। जानगरे बोलते बोलते चुप हो गया। दरवाजे के ताले में चाबी लगने की आवाज आई थी। दरवाजा खुला और पहले तौकफीर नजर आया। इसने राइफल तान रखी थी। बाहर आओ, हाथ ऊपर करके। जानगरे ने हाथ ऊपर कर लिए थे। उसने मुझे इशारा किया तो बादल नख्वास्ता मैंने भी हाथ ऊपर कर लिए। हम बाहर आए। तौकफीर मेरी तरफ से खास तौर से चौकन्ना था। रांगड़ ने उसे बता दिया था कि मैं खतरनाक आदमी हूं। जब्त के बावजूद इन्हें देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया था। इस वक्त रांगड़ भी मुसल्ला था। उसने छोटे साइज की शॉटगन उठा रखी थी। नजदीकी फासले से यह बेहद खतरनाक हथियार था। मैं बैक वक्त 2 मुसल्ला अफराज से नहीं निमट सकता था।
اس لیے آنکھوں میں آنے والا خون حلق کے راستے نیچے اتار لیا۔ کیرل بھی مسلح تھی، اس کا چھوٹا سا بیٹا ہاتھ میں تھا۔ چاند ڈیئر، آگے آؤ، تم سے ایک ڈیل کرنی ہے، یہیں سے بتا دو۔ چاند میرے پاس کھڑا رہا۔ کیرل نے ایک فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ ان کاغذات پر اپنے سائن کر دو۔ کیا ہے ان کاغذات میں؟ ان کاغذات کے مطابق تم نے یہ جزیرہ ماہ اس کی ساری چیزیں گفٹ کر دیا ہے، اور اس کے بعد انتقال کر کے۔ چاندگرے کے لہجے میں طنز تھا۔ ڈیئر، اگر تم پیار سے جزیرہ میرے نام کر دو تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں مارنے کی؟ میں احمق نہیں ہوں۔ اگر تمہیں مجھے قتل کرنا ہے تو ایسے ہی کر دو، میں ان کاغذات پر سائن نہیں کروں گا۔ میں نے کہا تھا نا یہ ایسے نہیں مانے گا۔ توقفیر نے دانت پیسے۔ اسے وہیں لے چلو، جزیرے پر کچھ نہیں کرنا ہے، کیرل نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے ذہن میں ایک اور جگہ ہے، چانگڑ بولا، شارکوں والی خلیج، وہاں یہ نہایت آرام سے ہمارا مطالبہ پورا کرے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیرل رضامند ہو گئی۔ اس طرح ہم گاؤں والوں سے کہہ سکیں گے کہ گریز صاحب یہاں سے چلا گیا ہے اور اس نے یہ جزیرہ میرے نام کر دیا ہے۔ رمضان اور اس کی بیٹی سومیا کہاں ہے؟ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ رانگڑ مکاری سے ہنسا۔ رمضان ریلنگ سے نیچے گر گیا تھا اور اس کی بیٹی نے جذباتی ہو کر اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ صبح تک ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جائیں گی۔ شیطان کی اولاد! میں مٹھیاں بھیجتا اس کی طرف بڑا تھا کہ اس نے شارٹ گن میری طرف کی اور گھبرائے لہجے میں بولا، اے رک جاؤ، ایک قدم آگے آئے تو میں گولی مار دوں گا۔ چاندگرے نے میری شانے پر ہاتھ رکھا۔ یوسف، ہوش میں رہو، یہ کتے کے بچے ہمیں مارنے سے گریز نہیں کریں گے۔ میں نے گہری سانس لے کر اپنا غصہ سرد کیا۔ مجھے رکتے دیکھ کر رانگڑ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ شاید وہ مجھے اس جزیرے پر نہیں مارنا چاہتے تھے، بلکہ سب کے سامنے اس جزیرے سے رخصت کر کے پھر دنیا سے بھی رخصت کرنا چاہتے تھے۔ کیرل نے کاغذات والی فائل بغل میں دبائی اور ہمیں اشارہ کیا، چلو مگر یاد رکھنا ذرا سی غلط حرکت تم دونوں کی موت کا باعث بن جائے گی۔ ہمیں بھی اس جگہ سے جانا پڑے گا، لیکن ہمارا صرف مالی نقصان ہوگا اور یہ زندگی تم لوگوں کو واپس نہیں ملے گی۔ مارنا تو تم نے ویسے بھی ہے، چاندگرے تلخی سے بولا۔ کیرل نے مکاری سے تسلی دی، نہیں میں تمہیں ان کاغذات کے ساتھ شارکوں والے جزیرے پر چھوڑ دوں گی اور 2 دن بعد تم سے پوچھوں گی۔ وہ بیوقوف بنا رہی تھی اور چاندگرے بن گیا، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ رانگڑ اور توقفیر ہمارا قصہ پاک کرنے کے لیے بے چین تھے۔ انہیں ذرا سا موقع نہیں ملتا تو وہ ایسا کر گزرتے۔ مجھے وہاں کشمکش کے آثار نظر نہیں آئے اور نہ ہی کہیں خون تھا۔ انہوں نے رمضان کو یقینی طور پر گولی ماری تھی۔ شاید انہوں نے اتنی دیر میں سارے نشانات صاف کر دیے تھے تاکہ مقامی لوگوں کو رمضان کے نیچے گرنے اور اس کے غم میں اس کی بیٹی سومیا کی خودکشی کی کہانی کا یقین دلا سکیں۔ وہ ہمیں لے کر نکلے۔ ڈرائیونگ سیٹ مجھے دی گئی تھی، غالباً اس لیے کہ مجھ سے زیادہ خطرہ تھا اور وہ اس بہانے مجھے مصروف کر دینا چاہتے تھے۔ رانگڑ میرے ساتھ بیٹھا، توقفیر اور کیرل پیچھے بیٹھے تھے۔ کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ یہیں مارے جاؤ گے۔ رانگڑ نے مجھے تھمکایا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ راستہ جانا پہچانا تھا، اس لیے کسی کو مجھے گائیڈ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جیٹی کا نگران سرد ہوا کے خلاف آگ تاپ رہا تھا۔ سمندر کے پاس خنکی شدید ہو گئی تھی اور معمولی کپڑوں میں ہم لوگ ٹھٹر رہے تھے۔ ان تینوں نے گرم لباس پہن رکھا تھا۔ جیٹی کے نگران کو کیرل نے بتایا کہ ہم سب بڑے جزیرے جا رہے تھے، صاحب کو اپنے مہمان خانے ضروری کام سے جانا ہے۔ نگران نے جان گرے سے دعا سلام کی اور غالباً اسے خیر سے واپس آنے کی دعا بھی دی۔ کل وہ قسم کھا کر سب کو بتاتا کہ صاحب اور ان کا مہمان اس کی نظروں کے سامنے گئے تھے۔ اس وقت جیٹی پر روشنیاں تھیں۔ وہ تینوں ایک نسبتاً بڑی لانچ پر سوار ہوئے۔ اس کا پائلٹ روم کشادہ اور چاروں طرف سے بند تھا۔ رانگڑ نے جا کر انجن چلایا اور ذرا سی دیر میں کشتی کھلے سمندر میں نکل آئی تھی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے لہریں امٹ رہی تھیں، کشتی بری طرح ڈول رہی تھی۔ توقفیر نے مجھے رائفل کے زور پر اوندے منہ لیٹ کر ہاتھ سامنے پھیلانے کا حکم دیا تھا، البتہ جان گرے کے ساتھ اتنی رعایت کی گئی کہ اسے گھٹنوں کے بل بٹھایا۔ کیرل، اب بھی وقت ہے، میرے ساتھ صلح کر لو، جان گرے نے اس سے کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میرا تعلق جس مافیا سے ہے وہ میرے مرنے پر کس قدر طوفان اٹھائے گی، بشرطے کہ اسے تمہارے مرنے کا پتہ چلا تو۔ کیرل کی تنزیہ آواز آئی تھی۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے لیٹے لیٹے کہا۔ پوچھو۔ کیرل نے خلاف توقع اجازت دے دی۔ تم لوگ کس چیز کی اسمگلنگ کرتے ہو؟ آس پاس کے جزائر میں شراب تیار کی جاتی ہے، آسٹریلیا میں اس کی بہت مانگ ہے، ہم یہ شراب آسٹریلیا اسمگل کرتے ہیں۔ تم انہیں یہ بات کیوں بتا رہی ہو؟ توقفیر غورایا۔ کیونکہ یہ اب کسی کو نہیں بتائیں گے، وہ زہریلی ہنسی کے ساتھ بولی۔ کیوں گریڈیئر؟ حرام زادی! چاندگرے کے منہ سے مغلظات کا طوفان ابل پڑا تھا۔ اپنا منہ بند رکھو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں یہیں گولی مار کر پھینک دوں، کیرل نے کہا۔ چانڈیر، تم بھی خود کو ٹھنڈا رکھو، میں نے اسے مشورہ دیا۔ ایک کشتی ہماری طرف آ رہی ہے۔ اچانک رانگڑ کے چلانے کی آواز آئی، رفتار تیز کرو۔ کیرل نے اسے حکم دیا اور جان گرے کو بھی دھکا دے کر فرش پر لٹا دیا تھا، اور توقفیر نے ہم پر مچھلیاں پکڑنے والا جال ڈھیر کر دیا تھا۔ اس میں اتنی بدبو تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ غالباً ہمیں دوسری کشتی پر سوار افراد کی نظروں سے چھپانے کے لیے کام کیا گیا تھا
तकरीबन निस्फ घंटे बाद पता चला कि अकब से आने वाली कश्ती दरअसल माहीगीरों की थी और वो जाल डालकर कश्ती चला रहे थे। हमें इस बदबूदार जाल से निजात मिली, लेकिन इसकी बदबू इस तरह हम में बस गई थी कि जाल से निकलने के बाद भी वैसी ही बू आ रही थी। मजीद निस्फ घंटे सफर करने के बाद हम शार्कों वाली खलीज में दाखिल हो गए। मैंने सर उठाकर देखा, कश्ती शार्क के पंख नुमा जजीरे के चौड़े कटाव में दाखिल हो रही थी। ग्रेग, खड़े हो जाओ डियर, जरा चांद की रोशनी में इर्द गिर्द देखो, इस खलीज में कितनी शार्कें हैं। कैरल ने शरीम मगर सफाक लहजे में कहा। मैंने जान ग्रेग की आवाज़ सुनी, कैरल तू मुझे इस तरह नहीं डरा सकती, मैं कागजात पर साइन नहीं करूंगा, अभी पता चल जाता है। वो बोली, रांगड़ कश्ती रोक कर इधर आओ। रांगड़ ने कश्ती रोक कर इंजन बंद कर दिया और कैबन से निकल आया। अब क्या हुक्म है, जरा इसे दिखाओ, खलीज के पानी में कितनी ढेर सारी शार्क मछलियां हैं। रांगड़ ने जानगिरी को गर्दन से पकड़ कर आगे धकेला। इसने मुजाहमत की मगर रांगड़ ज्यादा ताकतवर था। इसने जानगिरी को गिराया और खींच कर कश्ती के किनारे की तरफ ले गया। इसने कमर की बेल्ट से पकड़कर इसे सर के बल पानी में लटका दिया। जानगिरी ने चीख मारी थी, वो समझा था कि इसे पानी में फेंका जा रहा है। तुम अपनी जगह से हरकत मत करना, तोकफीर ने मुझे हुक्म दिया। क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? मुमकिन इस मंजर से मुझे भी इबरत हो और मैं ग्रे को राजी कर लूं? मैंने पूछा। नहीं, तुम इसी तरह बैठे रहो, कैरल ने कहा था। याद रखना तुम बिल्कुल गैर जरूरी हो, कोई भी गलत हरकत फौरी तौर पर तुम्हारी मौत का बायस बन जाएगी। क्यों ना इसे गोली मारकर पानी में फेंक दे? तोकफीर ने तजवीज पेश की। जब शार्कें इस पर झपटेंगी और इसके टुकड़े कर लेंगी तो ये मंजर देखकर बुढ़ा इबरत पकड़ेगा। तजवीज अच्छी है, लेकिन ये फरार हो गया तो? कैरल बोली। तोकफीर ने कहका मारा, इसे 10-12 गज से दूर जाना नसीब नहीं होगा। खड़े हो जाओ। तोकफीर ने मुझे हुक्म दिया और मैंने फैसला कर लिया कि अब या कभी नहीं। मुझे मरने से पहले मारने की कोशिश करना थी। मैं उठते हुए यूं लड़खड़ाया जैसे इतनी देर तक पड़े पड़े जिस्म अकड़ गया हो। लड़खड़ाने के दौरान मैंने पैरों के पंजे फर्श पर जमाए और यकदम तोकफीर की तरफ चंप लगाई। मैंने सर झुकाया हुआ था। मेरे कानों ने ब्रस्ट की आवाज सुनी। पता नहीं कि मुझे गोली लगी या नहीं, मुझे उसका होश नहीं था। मेरा तो सर तोकफीर के पेट में लगा। मैंने उसकी रानों को गिरफ्त में लेते हुए उसे उठाया और उसी तरह बढ़ते हुए तोकफीर समेत समंदर में जा गिरा था। तोकफीर ने ऐसी चीख मारी थी कि जो शार्क मछलियां बेखबर थीं उनको भी खबर हो गई थी। मैंने पानी में गिरे हुए उसकी बदहवासी से फायदा उठाकर उससे राइफल छीन ली थी। इसे शायद राइफल का होश भी नहीं था। मैं उसके ऊपर था। एक हाथ कश्ती के पैंदे पर टिकाते हुए उसे लात मारकर खुले समंदर में फेंक दिया और खुद कश्ती तले हो गया, वरना कैरल की चलाई गोली का निशाना बन जाता। वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मैं कश्ती के पैंदे से लगा आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा। मैं नीचे होने की वजह से खतरे में था। कैरल या रांगड़ बाआसानी मुझे गोली मार सकते थे। तोकफीर बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था और मैं देख रहा था कि खलीज के मुख्तलिफ हिस्सों से स्याह लहराते पंख तेजी से कश्ती की तरफ आ रहे थे। इनमें से चंद पंख पानी में डूब चुके थे। शार्क जब किसी शय पर हमला करती है तो नीचे से हमला करती है। खासतौर से सतह पर हमला करते वक्त शार्क नीचे से आती है ताकि शिकार उसे देख न सके। मैं कश्ती से चिपक कर मुमकिन हद तक साकित था। अचानक कोई शय मेरे पैरों से रगड़ खाती गुजरी और मैंने तोकफीर की चीख सुनी। वो तैरता हुआ कश्ती के नजदीक आ गया था। अकब से आने वाली शार्क अभी फासले पर थी। उसकी बदकिस्मती के कश्ती के दूसरी तरफ से आने वाली शार्क ने उस पर हमला किया था। तोकफीर तड़प कर उछला तो मैंने देखा उसकी रान एक दरमियाने साइज की शार्क के मुंह में दबी है और वो पानी खून से रंगीन हो रहा था। शार्क 6-7 फुट लंबी थी। फिर मेरी निगाहों ने हैरत अंगेज मंजर देखा। शार्क ने सर को झटका और तोकफीर की रान का निचला हिस्सा अलग हो गया था। ऐसी मौत तो मैंने कभी नहीं देखी थी। शार्क ने एक झटके में एक सेहतमंद इंसान की रान उसके जिस्म से जुदा कर दी थी। तोकफीर बुरी तरह चिल्ला रहा था। पानी में खून शामिल होती इर्द गिर्द से आती शार्कों की रफ्तार नहायत तेज हो गई थी। खून की बू इनको दीवाना कर देती है। मैं बैक वक्त 2 दुश्मनों में घिरा था। ऊपर से कैरल और रांगड़ मेरी ताक में थे और नीचे शार्क मछलियां चमा रही थी। अगरचे वो तोकफीर के लिए आ रही थी, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं था और मेरे जिस्म पर मामूली सा जख्म भी आ जाता तो ये शार्क मुझ पर भी पिल पड़ती। मैं पूरी तरह मोहतात और खुद को साकित रखे हुए था।